बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों का देखने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रा स्पीड स्लो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्द अज जल्द जो है अपना 1K का हदफ पहले अबूर करें और उसके बाद इससे आगे बढ़ें। बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हमारे जो है 1K पूरे होने में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसे जो है जल्द अज जल्द पूरा करवाएं, और अगर कोई खामी कमी बेशी नज़र आए तो उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। अब आते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। एक तो मुतवक्का फ़ैसला जिसका सबको पहले से ही पता था, पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को पता था कि जी नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होने जा रही है और अदालतें मुसलसल एक के बाद एक रिलीफ नवाज शरीफ को दे रही हैं, और कभी इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रही हैं, कभी यानी कि जो है ज़्यादती हुई नवाज शरीफ के साथ 2018 में, और बिल्कुल एक वन साइडेड होकर जो है फैसले दिए जा रहे हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जी किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल किया जाए, लेकिन ऐसे अशख़ास जिन्होंने इस मुल्क को लूट-लूट कर जायदादें बनाई बाहर, और कभी वो आज तक भी अपनी जायदादों के सबूत नहीं दे सके और ये नहीं बता सके कि वो जायदादें कैसे बनी, तो उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो चोरी की सज़ा कहता है हाथ काट दें। तो उन लोगों के तो हाथ काट देने चाहिए, ना कि आप उन्हें अहल करके दोबारा मौका दे रहे हैं कि फिर उस मुल्क को लूटो और फिर इस मुल्क को लूट के जब जो है तुम पर बुरा वक़्त आए तो इस मुल्क को छोड़ के भाग जाना, अपनी औलादों समेत। तो दूसरी चीज़ है कि हामिद मीर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे यानी कि जो है कहा है, उन्होंने कहा है जी 2018 में भी अगर नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुई थी, और अब भी ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर आया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने फाइज ईसा का वो जो गैर जानिबदार होने का वो खौल उतार दिया है। हामिद मीर साहब एक माने-ताने सहाफ़ी हैं, हमारी कही हुई बात की उस तरह अहमियत नहीं होगी, लेकिन हामिद मीर साहब ने वाज़ेह तौर पे ये बात कही है कि जी ये फैसला भी उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की इमा और ख्वाहिश पर आया है, जैसा कि 2018 का फैसला आया था। और ये हकीकत भी है। इसमें कोई शक नहीं। आप इस पूरे केस में सुन लें कि जजेस ने पहले दिन से एक लाइन ली हुई थी कि नवाज शरीफ को रिलीफ देना है। ये फैसला महफूज हुआ, जिसे महफूज करने के लिए आप फौरन सुना देते, आप पहले दिन ही सुना देते, लोगों को तब भी पता था। आपने 10 दिन बाद सुना है, या तब भी लोगों को पता है कि जी आपने क्या फैसला करना था। अब इसमें हम बताते हैं कि जब उमर अता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट थी तो कहा जाता था जी कि हम ख्याल जजेस के बेंच बनाए जाते हैं और उनसे मनपसंद फैसले करवाए जाते हैं इमरान खान के हक में। तो अब हम बताते हैं आपको कि ये हम ख्याल जजिस का बेंच कैसे बना। अब आप इसमें देखें जी कि इसमें फ़ाइज़ ईसा, मंसूर अली शाह, याह्या अफ़रीदी, अमीनुद्दीन ख़ान, जमाल मंदुख़ैल, मोहम्मद अली मज़हर और मुसर्रत हलाली शामिल थीं इस बेंच में। अच्छा जी, सिर्फ़ याह्या अफ़रीदी साहब ने इख्तिलाफ़ किया इस फ़ैसले से। अब आप सीनियरिटी बेस पे देखें, फ़ैसला हुआ था जी कि 3 रुकनी बेंच जो है बेंचेस बनाने का फ़ैसला करेगा। तो एजाज़ुल एहसन साहब को शामिल ही नहीं किया गया। अच्छा, दूसरे और जजेस में से आप देखें, ना मुनीब अख्तर इस बेंच में, ना इस बेंच में जो है सैयद मज़ाहिर अली नकवी को एक जुडिशियल केस में फँसा दिया गया है कि वो अपनी पेशियाँ भुगतें, और इसी तरह जो है जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल नहीं है। यानी कि ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि अगर आप बेंच इस तरह के बनाएँगे कि आपको पहले से ही पता है कि 5 से 6 जजेस मेरे साथ हैं, तो बिल्कुल फैसले भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही आएँगे, और आप पहले दिन से एक लाइन ली हुई है, आपने नून लीग के लिए नरम गोशा और पीटीआई के वुकला को आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप लतीफ़ खोसा को मुसलसल यानी कि जो है इंटरप्ट करते हैं, और उसके बाद ये ज़ाहिर करते हैं कि जी आप तो हमें नहीं बोलने दे रहे, आप खुद चला लें केस। तो आपको शर्म आनी चाहिए फ़ाइज़ ईसा, जिस मनसब पे आप बैठे हैं, काज़ी तो आपके नाम के साथ लगना ही नहीं चाहिए। जितनी बेशर्मी से और ढिठाई से आप इस मनसब को चला रहे हैं और ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं। तो आप ज़रूर दें नवाज़ शरीफ के हक़ में फ़ैसला, लेकिन जिस तरह आप पीटीआई की कोई अपील सुनने को तैयार नहीं है, पीटीआई को कोई रिलीफ़ देने को तैयार नहीं है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको फ़ाइज़ ईसा के देखते हैं जी, इस पे कितना एक्शन लेते हैं फ़ाइज़ ईसा। तो जो है क्या नाम, वाक़ई मैं बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस है, काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसे लोगों की इज़्ज़त करने को दिल नहीं करता, जो अपने ज़ाती अनाद की वजह से किसी भी शख़्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और शायद
मैं ये भी कहूँगा कि इन्होंने अपनी इन हरकतों से ये साबित कर दिया है कि शायद उस वक़्त इनके जो खिलाफ हुआ था, हम जैसे लोग जो ज़्यादती समझते थे उसे, वो शायद सही हुआ था, ये इसी के काबिल थे। अब आप देखें जी कि जेल हुक्काम की बेशर्मी, द इकोनॉमिस्ट में एक इमरान खान साहब का आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल के बारे में गवर्नमेंट को बड़ी तशवीश थी, इवन सोलंकी साहब ने उसे लिखा भी जो है, कि आपने कैसे छापा, और उन्होंने सोलंकी साहब की छेड़ बना ली है, वो हर रोज़ उस आर्टिकल को बार-बार पोस्ट करते हैं। यानी कि तकरीबन 9-10 बार वो उस आर्टिकल को पोस्ट कर चुके हैं और हर दफ़ा मिलियंस के हिसाब से उसपे व्यूज़ आते हैं। तो ये एक मुँह पे तमाचा है निगरान गवर्नमेंट के। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जेल में बैठ के हर शख्स किताबें लिखी, जावेद हाशमी ने हाँ, मैं बागी हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इफ आई एम असैसिनेटेड, इसके अलावा और बहुत जो है गांधी ने किताब लिखी। इसके अलावा यानी कि आपको ढेरों ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि कलम दवात की फैसिलिटी होती है जेल में जो है कैदी के पास। और आप यहाँ पे जेल हुक्काम कितनी ढिठाई और बेशर्मी से कह रहे हैं कि जेल में जो इमरान खान से मिलने भी आता है, वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। और उसके बाद आप कह रहे हैं जी कि हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, हम उनकी मुलाकात को भी मॉनिटर करते हैं। आप कैसे एक शख्स की मुलाकात को मॉनिटर और एक शख्स की प्राइवेसी को मॉनिटर, वो अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, वो अपनी जो है जी, बीवी के साथ मिल रहे हैं, बहनों के साथ मिल रहे हैं, अपने वुकला की टीम के साथ मिल रहे हैं, आप कैसे मॉनिटर करते हैं? और क्या निगरान गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या फ़ाइज़ ईसा की इस अदालत को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए कि आप एक कैदी की इस तरह की मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं कि आप उसको जो है, किसी किस्म की जो है, वो आज़ादी नहीं दे रहे। इवन वो अपने वुकला, अपनी यानी कि जो है हमशीरा और अपनी बीवी से भी मिलने के लिए आज़ाद नहीं है। फिर दूसरी चीज़ कि जी पीटीआई को इन सब चीज़ों के बावजूद पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है, पूरी कोशिश के बावजूद कि वो बायकॉट कर दें, लेकिन वो बायकॉट नहीं कर रहे। अब हम आपको एक और खबर देते हैं, पीटीआई को एक डील की ऑफर भी हुई है जी, कि पीटीआई जो है, क्या नाम है, अगर फ़र्ज़ करें जी बायकॉट नहीं करती और इनसे हम बल्ले का निशान हम इन्हें नहीं देंगे, लेकिन ये किसी और निशान पे लड़ना चाहती है, तो एक ऑफ़र एजाज़ुल हक़ के थ्रू की गई है, जो पता लगी है। अभी तस्दीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है ये कुछ दिनों में खबर बाहर आ जाएगी कि जी एजाज़ुल हक़ साहब के ग़ालिबन पार्टी का हेलीकॉप्टर निशान है, मुस्लिम लीग ज़िया का, कि जी आप उस निशान पे अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़वाएँ। ऑलरेडी एजाज़ुल हक़ से जो पीटीआई छोड़ के किसी भी पार्टी में नहीं गए, उनमें से बहुत से लोगों ने राब्ता किया है। और वो एजाज़ुल हक़ की साथ इल्हाक करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसी तरह की एक ऑफ़र इमरान खान को भी की गई है कि इमरान खान एजाज़ुल हक़ की जो है पार्टी के साथ इल्हाक करके इलेक्शन लड़ लें और जो है उसमें इमरान खान को मुनासिब यानी कि जो है तादाद में उनके कैंडिडेट असेंबली में पहुँच जाएँगे। लेकिन इमरान खान ने इस डील से भी इनकार कर दिया है। फ़िलहाल तो इमरान खान यही कह रहे हैं जी कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है, लेकिन हम सबसे पहले अपने बल्ले ही को रिस्टोर करवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बल्ले के रिस्टोर होने का ताल्लुक है, कल जो है यानी कि जो है दिन 12 बज गए हैं, आज ही के दिन समझ लें, जब दिन शुरू होगा, तो जो है डिवीज़न बेंच इसकी जो है समाप्त करेगा पेशावर में, पेशावर हाई कोर्ट में, और उम्मीद है कि वहाँ से इमरान खान साहब को रिलीज़ भी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ फ़ाइज़ ईसा के जो तेवर नज़र आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये निशान दोबारा सुप्रीम कोर्ट छीन लेगी। लेकिन अब फ़ाइज़ ईसा के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जब एक फ़ैसला उन्होंने इस तरह दिया है और कि जी किसी सियासतदान को बाहर नहीं किया जाए, तो अपने मुँह पर वो कालक ना मलें और दूसरे फ़ैसले में इमरान खान को या पीटीआई को खिलाफ ऐसा फ़ैसला देकर अपनी सारी सर्विस को काला मत करें। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह इस फैसले के वक़्त उन्हें इस्लाम बहुत याद आ रहा था, उस फैसले के वक़्त भी उन्हें इस्लाम याद आएगा। दूसरी चीज़ है कि नून लीग की अभी तक कैंपेन ही स्टार्ट नहीं हुई है। मौलाना फज़लुर रहमान इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो और बहुत सी पार्टियाँ जो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहती, उसकी वजह सिर्फ़ और इस्तेहकाम पार्टी भी चाहती है इलेक्शन डिले हो जाए। परवेज़ खटक की भी यही ख़्वाहिश है कि इलेक्शन डिले हो जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो लोग इस पोज़ीशन ही में नहीं है कि पीटीआई को इलेक्शन में हरा सकें। तो अब जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट से इसकी जो है समाअत होती है, उम्मीद है 9 को समाअत होगी, 9 को ही फैसला शायद आ जाए या 10 को फैसला आ जाए, और बहुत ज़्यादा कवी उम्मीद है कि इमरान खान के हक में फैसला आने की। बाकी देखते हैं जी कि इस फैसले के बाद क्या सिनेरियो बनता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।